क्वेश्चन नंबर 52 दे रखा है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, X बनता है और X की रिएक्शन क्रोमियम के ऑक्साइड Cr2O3 सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ कराई जाती है, तो Y बनता है। आपको बताना है ये Y क्या है। तो प्यारे बच्चों, जहां तक कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात है तो आपने पढ़ा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एनसीईआरटी के एग्जांपल की बात करें तो यहां उसने लिया है सोडियम एसीटेट, और जब इसे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें एनोड पर हाइड्रोकार्बन, जैसे यहां पे इथेन मिला है, एन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कैथोड पर हमें H2 गैस रिलीज होता है, NOH- रिलीज होता है। यहां पर कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यह है कि ये जो आपके सामने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें करना क्या है, यहां से CO2 को हटा देना है। CO2 हट जाएगा एंड क्या बन जाएगा, CH3 रेडिकल, और इस CH3 रेडिकल का डबलिंग करके हम ये प्रोडक्ट बना देते हैं, ये प्रोडक्ट बना देते हैं। तो इसी कंसेप्ट का प्रयोग करते हुए यहां से आप देख सकते हो, आप सीधे यहां से क्या करेंगे, यहां से इस CO2 को यहां से हटा देंगे। मैकेनिज्म क्लास में डिस्कस करी जाती है। तो यहां से देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल CH3 CH2 एंड CH2 रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। हम ऐसे दो रेडिकल मान लेंगे और इनकी डबलिंग कर देंगे एंड इवन नंबर ऑफ एल्केन यहां पर मिलेगा। तो जो X आपके सामने मिला है, X, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 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 and CH3, there is a formation of normal हेक्सेन। यहां पर मिल गया हमें नॉर्मल हेक्सेन। अब नॉर्मल हेक्सेन की रिएक्शन कराई जा रही है Cr2O3, चाहे यहां पे क्रोमियम के ऑक्साइड हो, चाहे यहां वेनेडियम के ऑक्साइड हो, चाहे यहां मोलिब्डेनम के ऑक्साइड हो, किसी को भी ले लीजिए, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना। तो अगर आपका नॉर्मल एल्केन 6 कार्बन या 6 कार्बन से ज्यादा है तो उसका क्या हो जाएगा, एरोमेटाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैटालिटिक रीफॉर्मिंग। आप देखिए, चाहे हमने यहां पर क्रोमियम का ऑक्साइड ले लिया Cr2O3, चाहे वेनेडियम का ऑक्साइड ले लिया V2O5, चाहे मोलिब्डेनम का ऑक्साइड ले लिया MO2O3, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान समझना, मैं जानबूझकर बाकी रिएजेंट भी आपके सामने लेके आया हूं ताकि रिवीजन यहीं का यहीं हो जाए। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इस डिस्कशन के थ्रू ही उससे रिलेटेड चीजों को भी आपको यहीं पर देख लेना है। तो अगर नॉर्मल हेक्सेन है तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, और अगर नॉर्मल हेप्टेन है तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ टोल्यूइन। ठीक है, दोनों एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। तो आपका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया बेटा, दिस इज ए बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। याद रखना, ये ऐसे रिएक्शंस हैं जल्दी क्लिक नहीं करते हैं, मैकेनिज्म यहां पर नहीं देखनी है, सीधे हमें चीजें याद रखनी है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। डिहाइड्रोजनेशन होगा और उसके थ्रू एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। नॉर्मल हेक्सेन है तो क्या बना, बेंजीन, और अगर हमने ले लिया नॉर्मल हेप्टेन तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ टोल्यूइन। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2-डाइऑल। मैंने देखा है बच्चों को वो आईपीएससी नेम पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ लेते हैं, चीजें अच्छे से उनके ग्रिप में आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं कॉमन नेम में। और कभी कभी एग्जाम में अगर कॉमन नेम आ जाए तो फिर वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन रिसेंट में जेईई मेंस में आया हुआ है, मैंने सीधे क्वेश्चन वहीं से उठाया है प्यारे बच्चों, ताकि आपको ये पता लग जाए कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2-डाइऑल, आप एनसीईआरटी ओपन करिए। हमने पूरा ख्याल रखा इस चीज का हर डिस्कशन में कि हम आपसे एनसीईआरटी के विद पेज नंबर यहां लेके आ रहे हैं, ताकि अगर आपके सामने एनसीईआरटी है आप सीधे उस पेज नंबर को ओपन करके और वहां पे देखिए, वहीं से अभी का अभी रिवीजन कर लीजिए, उसके आसपास के रिलेटेड क्वेश्चंस का भी रिवीजन कर लीजिए। आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है या फिर एडिटेड न्यू एनसीईआरटी जो आई है, दोनों के पेज नंबर हमने यहां के दिए हैं 11th एंड 12th जिससे भी रिलेटेड है,
ताकि आपको किसी भी प्रकार का, इस समय आपका एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज्यादा समय इधर उधर नहीं देखना, सीधे आपको रिवीजन कर जाना है। तो अब देखिए, ये कॉमन नेम की बात करें तो यहां कॉमन नेम, आईपीएससी नेम, कॉमन नेम और आईपीएससी नेम दिया है एनसीईआरटी में, आप जाके देखेंगे एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में। फिनॉल, दिस इज द आर्थोक्रिसॉल, CH3OH को बोलते हैं क्रिसॉल, आर्थो मेटा एंड पैरा रिस्पेक्टिवली हो जाएगा, CH3OH है तो क्रिसॉल। OH आ जाए, OH आ जाए तो OH आ जाए तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, CRQ, ये हो गया आर्थो वाला, ये हो गया मेटा वाला और ये हो गया पैरा वाला। C बोले तो कैटेकॉल, R बोले तो रिसोर्सिनॉल एंड Q बोले तो क्विनॉल या हाइड्रोक्विनोन। बेटा याद होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो CRQ से 2 OH आ जाएं बेंजीन से जुड़े हुए तो क्या बोलेंगे, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल एंड क्विनॉल। उसने बोला बेंजीन 1,2-डाइऑल, तो आपको आंसर अपने आप दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, बेंजीन 1,2-डाइऑल, आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द कैटेकॉल। तो आपने यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और यहीं पर आपने इतने सारे कंपाउंड को भी तुरंत रिवाइज कर लिया। हर एक क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस है, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, नंबर सेम होते हैं, सिलेक्शन के लिए हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फ्रेम किया है कि Which of the following reaction is incorrect? ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो इनकरेक्ट है? बहुत प्यारे बच्चों ध्यान समझना। पहले में देखो रिएजेंट लिखा है NaOCl, NaOCl, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, NaOCl क्या है? अरे प्यारे बच्चों, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन की अगर हम आपसे बात करें तो आपको एक चीजें पता होनी चाहिए। मैं इन जनरलाइज फॉर्म आपके सामने लिख देता हूं, जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूं कि अगर आपके सामने दैट इज CH3 CHOH, बेटा ध्यान समझना, एंड CH3 C डबल बॉन्ड O, इस तरह का आपको स्केलेटन नजर आए और इसके साथ यहां पर चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे कोई एल्काइल ग्रुप हो, या फिर हमने यहां पीएच लगा दिया, चाहे यहां हाइड्रोजन हो चाहे एल्काइल ग्रुप हो, चाहे हमने यहां पे पीएच लगा दिया। हाइड्रोजन होगा तो ये बन गया इथेनॉल, R आ गया तो बन गया 2-एल्केनॉल, समझ में आया बेटा? यहां देखो हाइड्रोजन आ गया तो एसिटल्डिहाइड, R आ गया तो कीटोन, पीएच आ गया तो यहां पे क्या हो गया, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज PHCOCH3 एसिटोफिनॉल। बहुत ध्यान से समझना, इनमें से कुछ भी आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए, इसके अलावा भी एग्जांपल्स होते हैं, वो क्लासरूम में आपको डिस्कस किए गए हैं। इनमें से कुछ भी आ जाए बेटा, आपके सामने लिख दे X2 प्लस NaOH, बेटा आपके सामने लिख सकता है NaOX, बेटा आपके सामने लिख सकता है OX माइनस। सीधे अपना तरीका क्या है? तरीका यह है कि हमें इस बॉन्ड को तोड़ देना है, इस बॉन्ड को तोड़ देना है, इस वाले पार्ट से, CH3 वाले पार्ट से बन जाएगा आपका CHX3 और रिमेनिंग वाले पार्ट का बन जाएगा एसिड का सॉल्ट, और एसिड का सॉल्ट बनेगा, आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O, इधर की वैलेंसी आपके सामने H R PH जो भी है, और यहां पर O माइनस, और हमने लिख दिया यहां पे Na प्लस, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ हेलोफॉर्म। अगर ये रिएक्शन हम एल्कोहल से स्टार्ट कराते हैं, एल्कोहल से स्टार्ट कराते हैं तो इसमें एक स्टेप इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन स्टेप, क्योंकि NaOX जो होता है, NaOX जो होता है वो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि क्या करेगा, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगा। इन सिंपल मैनर, एक लाइन में मैंने आपको समझाया किस तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। तो आप प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, क्या आपको CH3CO ग्रुप नजर आ गया? क्या आपको यहाँ पे CH3CO CH3CHOH ग्रुप नजर आ रहा था क्या? यस। तो ये अगर एल्कोहल से स्टार्ट करेंगे तो पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन, और अगर आप एल्डिहाइड में केवल एसिटल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन से अगर स्टार्ट करते हैं तो फिर आपका हेलोजनेशन स्टेप से हेलोफॉर्म स्टार्ट होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, हमें सीधे करना है, इस वाले बॉन्ड को तोड़ देना है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जो CH3 वाला पार्ट है ये आ जाएगा CHCl3 NaOCl, यहां X इक्वल टू क्या है, Cl, X इक्वल टू क्या है, Cl। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहां X इक्वल टू ले लिया Cl, यहां ले सकते हैं Br, यहां ले सकते हैं I। तो अगर X इक्वल टू उसने Cl लिया, एनसीईआरटी का एग्जांपल आपके सामने लिखा है, तो ये तो हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, और रिमेनिंग जो CO माइनस Na प्लस, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के पीछे
रिवीजन करना एक बहुत अच्छी मंशा है आपके सामने क्वेश्चन देने की। और एक चीज और याद रखना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, यानी उसने इनकरेक्ट पूछा है भाई साहब, पहला वाला तो कैसा है, करेक्ट है, ये करेक्ट है। एल्डिहाइड या कीटोन, ये कार्बोनाइल कंपाउंड डिनोट करता है एल्डिहाइड या कीटोन को। इसकी रिएक्शन जब हम हाइड्रोजीन से कराते हैं तो पहले बन रहा है हाइड्राजोन एंड आफ्टर दैट जब हम एल्कलाइन मीडियम लेते हैं KOH लिया और हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल जो यहां पर है, दिस इज द हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना बेटा, एक एक चीज को आपके सामने एनसीईआरटी देख लीजिए, वहां पे दे रखा है, एक एक चीज को आपके सामने एक्सप्लेन किया गया। हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होता है, तो वहां पे हमें ऐसा सॉल्वेंट रखना होगा, चाहे इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लो या डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लो एटसेट्रा। एंड देयर इज ए CO ग्रुप इज चेंज टू CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप में चेंज हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उल्फ-किश्नर रिडक्शन, क्लेमेंसर रिडक्शन एंड उल्फ-किश्नर रिडक्शन। अगर आपके सामने हम बात करें तो आपने ये भी पढ़ा है कि क्लेमेंसर रिडक्शन में क्या होता है बेटा, बोलो, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl, यहां पे भी लेते हैं तो क्या बन जाता है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH2। ये भी क्या है आपके सामने, या तो ये एल्डिहाइड है या तो ये आपके सामने कीटोन है, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, एल्केन। तो ये दोनों एक चीज आपके साथ रिवीजन करना है। हाँ, एक चीज याद रखना कि इसमें बीच में सबसे पहले बनता क्या है, हाइड्राजोन, सबसे पहले हाइड्राजोन बनता है, उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़कर क्या बनेगा बेटा, CH2 ग्रुप में, CO ग्रुप CH2 ग्रुप में चला जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि यहां जो गैस रिलीज हुई वो कौन सी गैस रिलीज हुई, दिस इज द N2 गैस। बेटा इसको याद रखना, एक बार एम्स के क्वेश्चन में आया था, उसने दो ऑप्शन में एसीटोन से रिएक्शन कराई थी, एसीटोन से, और प्रोडक्ट जो बनाया था प्रोपेन बनाया था, 2 ऑप्शन में दे रखा था, लेकिन एक में उसने यहां पर N2 लिखा था, एक में यहां पर अमोनिया लिखा था। याद रखना, डाई नाइट्रोजन गैस N2 गैस यहां पर निकलती है, और एक तरह का यहां पे एक ड्राइविंग फोर्स भी है। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब यह भी अपना आंसर सही है। हमने इस एल्डिहाइड की रिएक्शन NH2CO NH2 के साथ कराई, क्या है ये, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। और आपने पढ़ा है ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये एक मैकेनिज्म है, pH 4 to 6, बेस्ट pH इज 4.5। एंड प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो लोन पेयर है ये आपके सामने डीलोकलाइज है, ये लोन पेयर आपके सामने डीलोकलाइज है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, आपके सामने जो यहां पर लोन पेयर दिया है ये आपके सामने कैसा है, लोकलाइज लोन पेयर है। एंड मैकेनिज्म जो अब यहां पे चलने वाली है वो है दैट इज NAER, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। जो लोकलाइज लोन पेयर है दैट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो हमें क्या करना है, सिंपल से की पॉइंट्स में मैकेनिज्म आपने पढ़ रखी है, की पॉइंट से बता रहे हैं, यहां वाटर का एलिमिनेशन होगा, यानी प्लस H2O, वाटर का एलिमिनेशन होगा। तो यहां से आपने क्या दिया, यहां से ऑक्सीजन और यहां से H2 निकाला, वहां से निकालना है बेटा, इधर से नहीं, वहां से निकालना है, जो कि क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक लोन पेयर लोकलाइज्ड। तो RCH डबल बॉन्ड CH, RCH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड N, NHCONH2 एकदम सही है। और सेमी कार्बाजाइड से बनता है, उसे बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। बेटा ध्यान सुनना, यह एक न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल का हुआ है एडिशन, वाटर का हुआ है एलिमिनेशन, इसलिए मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, एक कंडेंसेशन मैकेनिज्म है। यानी यह भी हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नाउ द CrO2Cl2, अगर हमने याद करो मिथाइल बेंजीन पढ़ा है और उसके साथ CrO2Cl2 आया, रिएक्शन का नाम जल्दी बोलो, लिखिए बेटा। मैं चाहता हूं मेरे बोलने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ये रिएक्शन कौन है, मैं जानना चाहता हूं कितने फास्ट आप इस तरह को रिकॉल कर पा रहे हैं। बेहतरीन, कई बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, यस दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्यारे बच्चों ये नहीं बनता है,
CH3 CHO में जाता है, CH3 CHO में जाता है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, ये सारे के सारे एग्जांपल एनसीईआरटी से लिए गए हैं। जो आपके सामने प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो बनना चाहिए CHO, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, यानी ये आपका प्रोडक्ट रॉन्ग है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट, तो फोर्थ आंसर इज द इनकरेक्ट। लगे हाथ, पेज नंबर गिवन है, रिवाइज कर लेना कि टॉलविन से किस किस मेथड से हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। एक रिटार्ड रिएक्शन पढ़ना, दूसरा क्रोमिक ऑक्साइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एंड हीट, उसको भी रिवाइज करना। टॉलुइन के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 मोल ऑफ Cl2H ले लिया तो पहले बनेगा बेंजल क्लोराइड, हाइड्रोलिसिस करने के बाद फिर क्या बनेगा, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये पढ़ना जाकर बेटा, ईमानदारी से रिवीजन कर लेना। एंड बेंजीन का फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन करके गटरमैन कॉच करके भी क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। तो टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड के मेथड एंड बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के मेथड एक साथ लिख लेना। प्रीवियस डिस्कशन में मैं आपके सामने इन सब चीजों पे बात कर चुका हूं। चलिए प्यारे बच्चों, आंसर इज द 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या तो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा, बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, या फिर वो आपके सामने डेटा दे देगा। डेटा रटना तो है नहीं, क्योंकि जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को हम डेटा के हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन देना इसलिए बहुत जरूरी हो गया था इसको, क्योंकि मैं इसी बहाने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूं। और वो क्या है, आप इसको ध्यान रखना। जनरली अगर हम आपसे बात करते हैं, जनरली, ये जनरली है, नॉट ऑलवेज, जनरली फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, इंपॉर्टेंट है, फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास नहीं हुआ तो ऑर्डर कुछ और भी हो जाएगा, बहुत ध्यान समझना। जनरली याद रखना है, जब चीजें रिदम में आ जानी चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज्यादा होगा। क्यों? कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा H बॉन्डिंग है, ज्यादा H बॉन्डिंग करेगा, ये ऑक्सीजन भी, ये ऑक्सीजन भी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मोर H बॉन्डिंग, ठीक है ना बेटा। तो अपन यहां से लिख सकते हैं, चलिए आपके सामने लिख देता हूं। यहां पर क्या है, दिस इज द मोर H बॉन्डिंग। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में या गैसियस फेज में डाइमर के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं बेटा? डाइमर के रूप में रहते हैं। यहां पर भी एल्कोहल, उसके बाद इसमें भी क्या पाया जा रहा है, H बॉन्ड है। अच्छा, ये आपके सामने है, दिस इज द कीटोन और दिस इज द एल्डिहाइड। बहुत ध्यान समझना, कीटोन और एल्डिहाइड में कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से फार कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है। याद रखना, इसके पीछे का जो रीजन है दैट इज डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल अट्रैक्शन। समझ में बेटा? और कीटोन का जो डाइपोल है, जो डाइपोल मूवमेंट है, वो जो होता है वो एल्डिहाइड के डाइपोल मूवमेंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद आएगा ईथर, इसके बाद आएगा एल्केन। और एल्केन कैसा है, यहाँ पे नॉन पोलर है। एल्केन यहाँ पे कैसा है, नॉन पोलर है। बट यार दिस इज नॉट ऑलवेज, दिस इज नॉट ऑलवेज। सर आपने नॉट ऑलवेज क्यों लिखा, अभी मैं आपको बताता हूं। तो अब आपको एक बार रिवीजन कर लो, एक बार कॉपी में लिख कर देख लो बेटा। तो मेरा यहाँ पर केवल यह मकसद नहीं है कि मैं क्वेश्चन टिक करके चला जाऊं कि बेटा इसका आंसर ये, इसका आंसर, इसका आंसर ये है। अगर आप बैठे हैं, अगर आप मीडिया के सामने बैठे हैं, अगर आपने मोबाइल के सामने से रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, तो मेरा पर्पज ये भी है कि साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें रिवाइज भी हो जाएं जो कि हो सकता है कि हम रिस्ट्रिक्टेड हैं। रिस्ट्रिक्टेड इसलिए है क्योंकि हम 15 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन दिमाग में मोर देन 15 क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हम डिस्कशन के थ्रू उन क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। तो सबसे आगे रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर रखना है एल्कोहल, फिर रखना है कीटोन, देन एल्डिहाइड, देन ईथर एंड आफ्टर दैट एल्केन। अब ध्यान समझना, हमने बोला नॉट ऑलवेज, क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर इनको देखोगे ध्यान से, तो यहां से इस एग्जांपल को देखो ध्यान से। ये आपके एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 347 अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू के हिसाब से पेज नंबर 217 पर जाकर देखना। ये एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से जनरली क्या है, ज्यादा है, लेकिन बेटा यहां पर एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा है। बस इतना याद रखना, 5 कार्बन का जो एल्केन है, मैंने कहा है बस इसको याद रखना, अलग से लिख लेना। 5 कार्बन का एल्केन है, अगर बीच वाले कार्बन को हम ऑक्सीजन बता लें तो 1 2 3 4 5 एटम है कार्बन के। याद करने का तरीका बता रहा हूं, 5 कार्बन का एल्केन है, 5 एटम, एटम क्या है, कार्बन। अगर बीच वाले कार्बन एटम को बदल दो ऑक्सीजन, तो जो ईथर बनेगा उसमें एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से क्या होगा, ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा है। बेटा इसको याद रखना, दिमाग नहीं जाता है वहां पे, क्वेश्चन आ गया तो गलती हो सकती है।
क्योंकि मैंने देखा इसको यहां पे डिस्कस करने का मेन रीजन हमारा ये है क्योंकि डाउट काउंटर में बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को लेके आते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, आप इसको याद रखना। चलिए इसको जो चीजें मैंने अलग से आपको बता दी, अब आइए ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से कोई नहीं है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से कोई नहीं है। ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये सेम 1 2 3 4 5 यही पांचों एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिए 1 2 3 4 5। तो अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से कोई नहीं है। तो उसके बाद क्या आएगा? एल्कोहल। कौन है एल्कोहल? आहा, कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया है। क्यों अच्छा क्वेश्चन हो गया? क्योंकि नाम लिख कर दिया है, और नाम लिख कर दिया है तो पहले आपको इसका स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा, कौन एल्कोहल है, कौन ईथर है, समथिंग करके। तो ये आपके सामने है एल्कोहल सी। तो सी का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 370। तो सी के आगे मैंने लिख दिया बेटा 1, सी के आगे लिख दिया मैंने 1। इसके बाद क्या आएगा? एल्कोहल के बाद कीटोन, एल्कोहल के बाद कीटोन। इधर देखो बेटा, एल्कोहल के बाद क्या है? कीटोन, फिर एल्डिहाइड आया है। तो अगर कीटोन आया है तो एसीटोन इज ए कीटोन, तो बी। 370 के बाद जो बड़ा नंबर है वो है 329। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा 3। ये हो गया आपके सामने 3। फिर आएगा प्रोपेनल। प्रोपेनल क्या है? दिस इज एल्डिहाइड। तो 3 आ गया है। इसका 322 यानी दिस इज द 2, यहां पे आ गया 2। उसके बाद आएगा ईथर। ईथर एंड एल्केन में ईथर का ज्यादा है, जहां पर एल्केन का ज्यादा था वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब कितना बचा? 281 एंड 273। तो 281 इसको दे दो बेटा एंड 273 इसको दे दो। आपके सामने बन गया 23145। ऑप्शन देख लीजिए पहले। अच्छा, ए का 2 देखते ही हमारे सामने ये दोनों आंसर तो क्या हो चुके थे? कट हो चुके थे। 2 के बाद क्या आया बेटा आपके सामने? 2 के बाद 3 एंड 2 के बाद 3, बी का 3 आते ही आंसर आपके सामने है और आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। आंसर इज द 1। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चंस का भी आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना। बॉलिंग पॉइंट पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान इसमें रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ईमानदारी के साथ डिस्कशन कर रहा हूं, आपके साथ न्याय कर रहा हूं। प्लीज अपना प्यार दीजिए और ध्यान से इसको देखिए। नाउ आपके सामने क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मेरा बहुत ही मतलब फेवरेट क्वेश्चन है। मैं जरूर पूछता हूं, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, एक बार बच्चों के सामने इस क्वेश्चन को लेकर जरूर आता हूं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को जब जब पूछा है तब तब कुछ बच्चों ने सीखा है। क्लास में कितना भी जोर लगा के बता दो, जब तक टेस्ट पेपर में ना आए तब तक बच्चा इसको पूरी तरह से नहीं सीख पाता है। अब समझना ध्यान से, ये आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत पुराना क्वेश्चन आईआईटी का आया हुआ है, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि द स्ट्रक्चर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज का उसने स्ट्रक्चर दे रखा है और वो कहना चाह रहा है कि भाई हम डी, और सबसे बड़ी बात क्या है, स्ट्रक्चर बना कर दे दिया। आपसे ये भी नहीं कह रहा कि नहीं डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सोचो, बना कर दे दिया और कह रहा है कि बताओ अब एल माइनस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अच्छा, डी कैसे पता करते हो? डी कैसे पता? आपने कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फिगरेशन पढ़ा है, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन पढ़ा है। अगर हम बात करें इसमें कैरेटी सेंटर की, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। इसमें 4 कैरेटी सेंटर है। लास्ट कैरेटी सेंटर पर अगर OH राइट हैंड साइड होता है तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल डी। अमाइनो एसिड में हम NH2 देखते हैं, यहां पर हम OH देखते हैं ग्लिसरल्डिहाइड से। यहां ग्लिसरल्डिहाइड इज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल और अमाइनो एसिड में होता है एल्सिरीन इज ए रेफरेंस मॉलिक्यूल। तो लास्ट कैरेटी सेंटर पर OH राइट हैंड साइड पे है, दिस इज द कैपिटल डी। तो बताओ कैपिटल एल क्या है? जल्दी बताओ, कितने लोगों से गलत हो गया? यहां पे गलती नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं, जानते हो क्या करते हैं? वो बस लास्ट कायरल सेंटर पे चेंज कर देते हैं, केवल लास्ट कायरल सेंटर पे चेंज कर देते हैं और ऑप्शन भी दिख जाता है। देखो OH लास्ट पे चेंज किया तो OH इधर आ गया और सेकंड ऑप्शन टिक करके चले आते हैं। बेटा ये आंसर गलत है, सेकंड आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? तो एक स्टेटमेंट लिखो, अगर आप भूल चुके हैं तो। एक ही कंपाउंड का कैपिटल डी, उसी कंपाउंड का कैपिटल एल इनएंसियोमर होता है। लिखो बेटा, एक बार कॉपी में एक बार लिख लो, एक ही कंपाउंड का कैपिटल डी, उसी कंपाउंड का कैपिटल एल इनएंसियोमर होता है। और इनएंसियोमर क्या होते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। अरे एक ही कंपाउंड का मतलब सर आपका क्या है? अरे भाई ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही तो पूछा गया है, कंपाउंड तो बतला नहीं गया है। एक ही कंपाउंड का कैपिटल डी, उसी कंपाउंड का कैपिटल एल, यानी कहने का मतलब वो आपसे पूछ क्या रहा है? वो आपसे पूछ रहा है इसका मिरर इमेज। और इसका मिरर इमेज क्या होगा? L माइनस
ग्लूकोज, L माइनस ग्लूकोज। प्यारे बच्चों, यानी OH H OH 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 H OH OH जो आपका राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट होना चाहिए, OH H OH OH। आंसर इज द 1। और इनमें रिलेशन क्या होते हैं लिख लो यहीं पर, ये आपस में क्या है, इनैंसियोमर, इनैंसियोमर दैट इज नॉन ऑप्टिकली एक्टिव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बच्चे ने कहा सर फिर अगर मैंने केवल लास्ट में चेंज कर दिया होता तो भी तो L बन जाता। मैंने कहा बेटा L बन जाता, लेकिन वो कंपाउंड जो आपके सामने सेकंड कंपाउंड है वो फिर आपका L ग्लूकोज नहीं होता, बिकॉज 4 कैरिटी सेंटर है, 2 to the power n दैट इज 16 आइसोमर बनेंगे, जिसमें 8 कैपिटल D वाले होंगे, 8 उसकी मिरर इमेज होंगे, और जो पेयर बनेगा वो आपस में इनैंसियोमर होगा, वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, और उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एल्आइडोज। ये कंपाउंड होगा एल्आइडोज। बहुत ईमानदारी से इसको समझना, बच्चे गलत करते हैं। बताओ, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, इनैंसियोमर। डी थ्रियोज, एल थ्रियोज, इनैंसियोमर। डी फ्रक्टोज, एल फ्रक्टोज, इनैंसियोमर। डी इराइथ्रोज, एल इराइथ्रोज, इनैंसियोमर। एक ही कंपाउंड का कैपिटल डी, उसी कंपाउंड का कैपिटल एल, इनैंसियोमर। डी राइबोज, एल राइबोज, इनैंसियोमर। डी अरेबिनोज, एल अरेबिनोज, इनैंसियोमर। अच्छा क्वेश्चन है, समय दिया है, प्यारा क्वेश्चन है। चलिए बेटा, बहुत सही है। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन रीजन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एल्काइल क्लोराइड कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाई रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड के साथ जो है उसने बोला दिस इज द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाई, बेस्ट मेथड बोला है। चलो ठीक है, असर्शन पढ़ दिया। नाउ रीजन पढ़ने की बात करते हैं। एल्कोहल रिएक्ट्स विथ थायोनिल क्लोराइड गिव्स साइड प्रोडक्ट गैसियस SO2 एंड HCl व्हिच आर एस्केपेबल। बेहतरीन जवाब दिया है। आप देखें, एनसीईआरटी की लाइन है आपके सामने लिखी हुई है कि थायोनाइल क्लोराइड इज प्रिफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड along with gaseous SO2 and HCl. The two gaseous products are escapable, hence the reaction gives pure alkyl halide. प्यारे बच्चों, यहां पर जो आपके सामने बना है ये प्योर RCl का फॉर्मेशन हुआ है, बिकॉज जो साइड प्रोडक्ट होते हैं वो SO2 और HCl गैसियस होते हैं, वो तो रिएक्शन चैम्बर से बाहर हो चुके। क्या हमें प्योर RCl बना? यस, इसलिए ये बेस्ट मेथड है। तो आंसर क्या है? SOCl2। SOCl2 क्या है? दिस इज द थायोनाइल क्लोराइड। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर यस, बेहतरीन। क्या कह रहा है? असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एकदम सही बात कह रहा है, एकदम सही बात है, और इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझना, मैंने पूरी कोशिश करी है कि एनसीईआरटी के उन पेजों पर जाकर क्वेश्चन बनाऊं, उन पेजों से क्वेश्चंस लेके आऊं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बेटा न्यूली फ्रेम्ड है, इससे पहले नहीं आए हैं कहीं पे, तो वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊं ताकि आप वहां तक पहुंचो। हम जब क्वेश्चन लेकर आएंगे तब आपको लगेगा, जैसे प्रीवियस टेस्ट में मैंने पूछा आरएफ वैल्यू एक डायग्राम बनाकर आपको पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज जेईई मेंस ने मोर देन 1 टाइम्स पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जाना पड़ेगा। अमाइनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स में उसने क्या छोटी से छोटी बातें लिखी हैं। अगर हमारा रिवीजन नहीं होगा तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, और हम हर क्वेश्चन को करके आने वाले हैं क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। विटामिन हैं इनके सामने, या तो इसमें विटामिन के नाम दे रखे हैं या उनसे रिलेटेड डिफिशियंसी डिजीज रखी है, जो जिसके लिए एप्लीकेबल हो वो बात करते हैं। विटामिन बी1 की बात करें तो विटामिन बी1 को किस नाम से जानते हैं? बताओ। बेहतरीन, थियामीन। यानी ए का जो आंसर हो गया, ए का आंसर जो हो गया वो 2 हो गया। ए का आंसर हो गया 2 हो गया। अच्छा, अपन पहले से भी देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला ए का 2 हो गया, वैसे हमारा ये आंसर और ये आंसर कट हो गया तुरंत। बहुत फास्ट, अच्छे तरीके से आगे क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ो। विटामिन बी टू इज ए राइबोफ्लेविन, और जिसकी डिफिशियंसी डिजीज है दैट इज द चिलोसिस। तो बी का आंसर हो गया 5, एंड बी का आंसर 5 होते ही, अच्छा अभी 1 और 3 में टाई चल रहा है, बेहतरीन, कोई बात नहीं। विटामिन B6 इज कॉल्ड एज पायरिडॉक्सिन, एंड आपके सामने सी के आगे लिख दिया है 4, तो सी के आगे है 4,
एंड सी के आगे 4 आते ही ये आंसर सही हो गया और इसके कारण ये आंसर गलत हो गया। आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। विटामिन B12 की डिफिशियंसी डिजीज है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। एंड विटामिन डी रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेसिया, एडल्ट्स में रिकेट्स एंड इन्फेंट्स में, बच्चों में क्या है आपके सामने? ऑस्टियोमेलेसिया डिजीज है। तो डी का आंसर हो गया 1 और आपके सामने हो गया 25431। 25431 बेटा याद रखना, विटामिन दे रखा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन है? ADEK। बहुत सही, ध्यान सुनना, आपके सामने फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है आपके सामने वो है ADEK। एंड जो आपके सामने है वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन जरा बताओ बच्चों क्या होगा? दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। अब बहुत ध्यान समझना, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये स्टोर नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी स्टोर। बहुत ध्यान समझना, कैन नॉट बी स्टोर्ड। मैंने लिख तो दिया कैन नॉट बी स्टोर्ड, लेकिन प्यारे बच्चों यही लिख लेना एक्सेप्ट विटामिन B12, बिकॉज विटामिन B12 को स्टोर किया जाता है, किया जा सकता है। बेटा ये भी जेईई मेंस में आ चुका है। जेईई मेंस में जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेंस पूछ रहा है, तो नीट क्यों नहीं पूछ सकता? इंपॉर्टेंट है, आपको जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप आज ही रिवाइज कराइए और अच्छे से अपने कंसेप्ट को बनाइए। तो बेटा ये आंसर हो गया और आपके लिए ये पूरा का पूरा है विटामिन B1। विटामिन B1 इज ए थियामिन, विटामिन B2 इज ए राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 इज ए नियासिन, विटामिन B5 इज ए पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 इज ए पैरिडॉक्सिन, विटामिन B7 या H जिसे बोलते हैं बायोटीन, विटामिन B12 जिसे बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ये मास्टर को याद है तो स्टूडेंट को भी याद हो सकता है। लेकिन एक चीज और ध्यान से समझना, यहां पे गलती हो सकती है क्योंकि हमारे सामने उस समय प्रेशर होता है एग्जाम में, 3 घंटे में क्वेश्चंस करना है, स्पीड ज्यादा रखनी है, तो हमसे एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी की भी बात होनी चाहिए। तो एज ए टीचर मेरा दायित्व है कि मैं आपको वहां तक पहुंचाऊं जहां से आपकी गलती हो सकती है। कहां गलती हो सकती है? गलती यहां हो सकती है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक आपके सामने थायमीन भी तो है। देयर इज अ डिफरेंस, थियामीन, दिस इज द थायमीन। कौन सा मैच इनकरेक्ट है पूछ लेगा। आपने थियामीन 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 पढ़ा है, उसने थायमीन लिखकर दे दिया, जल्दीबाजी में आपने थायमीन को थियामीन समझ लिया, तो गलती हो सकती है। मुझे पता है कि आप गलती नहीं करोगे क्योंकि आपको बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है आपको बताना, बेटा ये थायमीन क्या है? दिस इज द नाइट्रोजनस बेस, दिस इज द नाइट्रोजनस बेस। और आपने पढ़ा है एजी कट, एजी कट, एजी कौन से वाले? ये प्यूरिन वाले। कट कौन से वाले? ये पायरिमिडीन वाले, पायरिमिडीन वाले। तो ये कौन सा है? थायमीन किसमें आता है? ये आता है पायरिमिडीन बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो थियामीन अलग बात, थायमीन अलग बात, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन के थ्रू, मन तो बहुत कुछ पूछने का था लेकिन क्या करें, 15 क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं तो इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ डिस्कशन के थ्रू मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इन सबसे, ये हर एक क्वेश्चन ही तो है। ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्वेश्चन देखो कौन सा विटामिन बी स्टोर किया जा सकता है, क्वेश्चन के रूप में देखो। थायमीन क्या है, क्वेश्चन के रूप में देखो। समझ में आया? इस चार्ट को आप जरूर रिवाइज कर लेना प्यारे बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो मैंने आंसर इसका टिक कर दिया है 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। फिर मैं वहीं पर ले गया जहां बच्चे जल्दी नहीं जानते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन चैप्टर के लास्ट में जाना, कुछ कंपाउंड्स के बारे में उसने लिख रखा है, उनके बारे में, उनके यूजेस के बारे में लिख रखा है जहां पर बच्चों का ध्यान नहीं जा रहा है। एंड जेईई मेंस ने मोर देन 1 टाइम्स, मैं जेईई मेंस के उन क्वेश्चंस को जरूर उठा रहा हूं जो अपने एनसीईआरटी से हैं, नीट ओरिएंटेड हैं, एंड मोर देन 1 टाइम उसका रिपीटिशन हो चुका है, तो क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है। तो ये चीजें हमारे सामने हैं। कंपाउंड दिया है, उनके यूजेस के बारे में बात किया है, जैसे आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म पहले सोचा जाता था क्या है, एंटीसेप्टिक। तो ठीक है,
अपन ने आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक, तो ए का आंसर जो, पहले तो मैं आंसर लिख देता हूं फिर मैं कुछ चीजें बताता हूं। ए के आगे हो गया 3, ए के आगे हो गया 3, ए के आगे 3 आते ही पहला ऑप्शन कट हो गया एंड फोर्थ ऑप्शन कट हो गया। तो कितनी आसानी से आप चीजों को जवाब दे सकते हो। चलो साहब, इसके बाद आया आपके सामने जो चीजें तुम्हें पहले पता हो ना, पहले उसको मिला लो। हमें डीडीटी मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, डीडीटी मतलब इंसेक्टिसाइड, हमको याद रहता है, आपको भी याद रहता है। तो हमने डीडीसी से देख लिया, डी का आंसर होना चाहिए 2, तो डी का आंसर होना चाहिए 2, तो यानी ए का 3 और डी का 2, ए का 3 और डी का 2। लो, अगर आपको बीच की चीजें नहीं भी पढ़ी हुई है ना, तो भी आपका आंसर आ गया। कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, जानबूझकर बहुत ही तरीके से बनाए जाते हैं ताकि बच्चा उसको देख के डरे, इतना खतरनाक क्वेश्चन। बेटा, मैच ऑफ द फॉलोइंग सबसे आसान होता है। कहीं ना कहीं वो एक कड़ी छोड़ देता है कि हाँ ध्यान से देखो, अगर तुमने इसको फाइंड आउट कर लिया, आपका आंसर अपने आप आ गया। मैंने 4 में से केवल 2 को देखा और 2 इजी वाले निकाल लिए, आंसर अपने आप आ गया। तो पहले देखो क्या हो गया, डी का 2, डी का आंसर है हमारे सामने, डी का 2, आंसर 3 है, यानी इसको हमने कट कर दिया, आंसर टिक कर दिया। हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहां पूरा एक बार पढ़ेंगे आपके सामने। अब आया कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो वो यूज होता है एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर, एक ट्रेड नेम होता है। ट्रेड नेम मतलब मार्केटेड नेम। इससे पहले ट्रेड नेम पायरीन के नाम से ये मिलता था, जिसे बोलते थे, जो यूज होता था एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर। लेकिन प्यारे बच्चों, पायरीन रियल में एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वो CCl4 नहीं होता है। एक एरोमेटिक कंपाउंड पायरीन होता है, पॉलीसाइक्लिक होता है पायरीन, वो चीजें, ये ट्रेड नेम बोला है। तो कहीं कहीं बच्चे क्वेश्चन लेके आते हैं, सर पायरीन का यूज एज ए फायर एक्सटिंग्यूशर, तो वो ट्रेड नेम के हिसाब से बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, CCl4 का ट्रेड नेम का था, मार्केटेड नेम पायरीन। तो प्यारे बच्चों ध्यान समझना, तो यहां पर आप देख सकते हो दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपका बी का आंसर हो गया, दैट इज द 1, बी का आंसर आपका हो गया 1। नाउ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये आपका होता है एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है, जो कि क्या हो गया, सी का आंसर हो गया आपके सामने, दैट इज द 4। तो आप देख सकते हो 3142, आंसर क्या हो गया, दैट इज 3142, आंसर हो गया 3rd। बेटा, जो आपका आयोडोफॉर्म है, प्रीवियसली समझा जाता था कि वो एज ए एंटीसेप्टिक है, लेकिन जब उसको स्किन पे लगाते हैं तो I2 का लिबरेशन होता है, I2 का लिबरेशन होता है, और उस I2 के बनने के कारण क्या है, यह एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है बेटा, चलिए आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पर भी आपको ध्यान देना है, बिकॉज हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और हम जब तक आपके साथ डिस्कशन करेंगे, हम आपको जब तक क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आएंगे, एनसीईआरटी के हर पहलुओं से आपका परिचय होता रहेगा क्वेश्चंस के माध्यम से। नाउ द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग कंपाउंड्स। चलिए साहब, तो बहुत आसान है क्वेश्चन, आप मुझे लगता है सभी का सही होगा। अगर हम पहला बात करें, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, अगर एंथ्रासीन बोलेंगे, ये कैसा होता है बेटा, एरोमेटिक है, क्लास में आपने पढ़ भी रखा है। हम इसमें देखते हैं पेरिफेरल रेजोनेंस, पेरिफेरल रेजोनेंस देखते हैं, और इसमें देयर इज ए 3+2+2 7 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर इस पाई बॉन्ड को तोड़ते हो तो यहां पर आपके सामने पेरीफेरी पर बेटा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो पेरीफेरी पर आपको पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल रेजोनेंस। यानी इसमें 7 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण कैसा है बेटा, ये कंपाउंड आपका कैसा है, दिस इज द एरोमेटिक, ठीक ना, रीजन 7 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन, दिस इज ऑल्सो, देखो कंपाउंड साइक्लिक है, आपको सब पता है, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कंपाउंड साइक्लिक है, इसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है, एंड हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, फॉलो हक्कल्स रूल। हम डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं, जैसे क्लास में बताया जाता है, सब कुछ समझाने के बाद। तो ये आपके सामने इसमें पाया जा रहा है, दिस इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या हमने लिख दिया 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो एरोमेटिक। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन 1 2 3, हम बोल सकते हैं 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक रेजोनेंस है। यस, दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो
एरोमेटिक। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ट्रोपोन, इसे हम ट्रोपोन के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 में दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए पेज नंबर हमने वहां पर लिख रखे हैं। तो बेटा ये आपके सामने, इसको आप पोलराइज करिए, यहां पे सोचिए आप क्या माइनस सोचें, यहां पे सोचे प्लस सोचें, तो आप देख सकते हैं कि यहां कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है 1 2 3, 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यह आपके सामने मैंने लिख दिया, दिस इज द 6 पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है। दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो एरोमेटिक। आपने ट्रोपाइलियम केटायन पढ़ा होगा, ट्रोपाइलियम केटायन याद करो। इसी को अगर हमने आपके सामने ये बनाया, ये क्या है, दिस इज द ट्रोपाइलियम केटायन, ट्रोपाइलियम केटायन, एंड दिस इज क्या है, एरोमेटिक। आप उसी तरह से देखो ना, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज सोच के देखो। चलो साहब, अब यहां पर देखना बेटा, हमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस देखना है, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। अगर फ्यूज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है, तो उसमें पेरिफेरल रेजोनेंस, पेरिफेरल रेजोनेंस देखना है। लेकिन अगर पेरिफेरल रेजोनेंस नहीं दिखता है तो हमें एक ऐसी साइकिल को अप्रोच करना है जिसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है। तो यहां पर जो हम देखने वाले हैं, हमारा देखने का जो एरिया, जो हमारा देखने का जो क्षेत्र है, वो मात्र इतना हो, हमें इसको देखना है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हो, इसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस पाया जा रहा है, एंड इसमें देयर इज ए 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। बेटा यहां बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, पूछता है अच्छा बताओ कितने इसमें पाई बॉन्ड के कारण एरोमेटिक है, 3 पाई बॉन्ड के कारण एरोमेटिक है। अच्छा कितने पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एरोमेटिक है, 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक है। अच्छा कितने इसमें पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, 4, ये भी रेजोनेंस में है। कितने इसके कितने पेयर पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है, 4 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी का कारण है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी का कारण है, जो इस ग्रीन सर्कल के अंदर है। लेकिन कितने पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस का कारण है, तो आपके सामने 8 पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस का कारण है, ठीक है ना। रेजोनेंस अलग चीज क्वेश्चन को दिखाएगा, एरोमेटिसिटी अलग दिखाएगा, क्योंकि हमें क्लोज्ड करंट, समझ आए, एक लूप का फॉर्मेशन होने जाना है। इस चीज का आपको याद रखना है, ये सारी चीजें क्लास में डिस्कस होती हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द, ये भी एरोमेटिक हो गया। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पाइरोल, एंड ये लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो ये भी क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितना काउंट होगा, 2 2 4 2 6, यानी 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन देख लो, या फिर आपके सामने देख लो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, इसे हम बोल सकते हैं दिस इज एरोमेटिक है। एंड अगर ज्यादा क्लोज जाओगे तो बोलते हैं हेट्रो एरोमेटिक, हेट्रो एरोमेटिक। बेटा ध्यान सुनना, इसमें sp3 कार्बन है, हाँ sp3 कार्बन है, लेकिन ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। हमें पूरे मॉलिक्यूल में नहीं देखना है, हमें तो एक वो रिंग करंट देखना है, क्लोज रिंग करंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ में आया, वो एरोमेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो यहाँ पे बन रहा है 3 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है, फॉलो हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो ये सारे के सारे आंसर क्या है, ऑल आर एरोमेटिक, ऑल आर एरोमेटिक, फॉलो हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, डीलोकलाइज सिस्टम। तो आंसर 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा था। चलिए साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, थोड़ा सा इसको फ्रेम करने की कोशिश करी गई है। क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक स्टेप को और बढ़ाया गया है। हमने यहां पर आपके सामने ले लिया, दिस इज द आर्थोजाइलिन, नाम लिखकर भी दे सकता है। आर्थोजाइलिन की रिएक्शन हमने KMnO4OH- हीट फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, तो ए बनता है। एक रिएक्शन जब हम अमोनिया से कराते हैं एंड फिर हीट, देन बी बनता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, देन सी बनता है। आपको बताना है सी क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि आखिर ए क्या है। तो आपने पढ़ा है, गिवन एनसीईआरटी पेज नंबर पर जाकर देखेंगे, आपको मिलेगा कि जब हम एल्काइल बेंजीन लेते हैं, ऐसा एल्काइल बेंजीन जिसमें कम से कम एक बेंजाइलिक एच हो, कम से कम एक बेंजाइलिक एच हो, बेंजाइलिक एच हो, तो KMnO4OH हीट ले लिया। या इसके अलावा भी हम और भी चीजें ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में
हम ये भी ले सकते हैं, या ले सकते हैं H प्लस KMnO4 ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं H2CrO4 क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, इसमें से कुछ भी ले लो। तो अगर हमने एल्कलाइन मीडियम लिया तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, लेकिन चूंकि बेंजोइक एसिड एक एसिड है और यह मीडियम कैसा है, एल्कलाइन है, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सोडियम है तो सोडियम का सॉल्ट, NaOH होगा, KOH होगा तो पोटेशियम का सॉल्ट, एंड हमने यहां पे बना पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। आफ्टर दैट एसिडिफिकेशन एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। या इनमें से भी अगर कुछ लेते हो, इनमें से भी अगर कुछ लेते हो, देन डायरेक्ट देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजाइलिक एच देखना चाहिए, ठीक है साहब। हमने यहां पर बेंजाइलिक एच देखा, यस, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। इसका मतलब हमें यह चीज समझ में आ गया कि जो ए बनने वाला है वो हमारे सामने क्या बना, इधर से भी बन जाएगा COOH और इधर भी बन जाएगा COOH, एंड दिस इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन फिर हमने अमोनिया के साथ कराई। आइए एनसीईआरटी का दूसरा प्रारूप देखो, यानी इस रिएक्शन को हमने आपके सामने जो फ्रेम किया वो यहां से फ्रेम कर दिया। ये आपके सामने CH3, ये आपके सामने CH3, और इससे बनाया बेंजोइक एसिड, और यहां पर हमने लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या क्या ले सकते हो, या फिर आपने ले लिया KMnO4OH माइनस हीट एंड फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस या एसिडिफिकेशन, या फिर क्या ले लिया H प्लस KMnO4 ले लिया, या क्या ले लिया आपने H2CrO4 ले लिया, कुछ भी ले लो, बन गया आपके सामने। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज ए थैलिक एसिड। आपके सामने बन गया थैलिक एसिड। ये एक एसिड है और अमोनिया आपके सामने एक बेस है। देयर इज ए एसिड बेस रिएक्शन एंड NH3 यहां से H प्लस ले लेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 यहां यूज हुए, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम थैलेट एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अमोनियम थैलेट। केवल अमोनिया लिया, केवल अमोनिया लिया तो अमोनियम थैलेट, लेकिन नीचे हीट भी रखा है और हीट ले रखा है तो आगे स्टेप में बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा आपका वाटर, यहां से भी H2O, यहां से भी H2O, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एमाइड एंड दिस एमाइड इज कॉल्ड थैलामाइड। दिस एमाइड इज कॉल्ड थैलामाइड। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर हमने इसको और भी हीट किया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी, तो इसका लोन पेयर इस पर अटैक कर जाएगा। ध्यान समझना। और यहां से बेटा ध्यान सुनना, यहां से आपका H और यहां से आपका NH2 क्या बन के बाहर निकल गया, अमोनिया बन के बाहर निकल गया। देन फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, CO बीच में आ गया NH, एंड दिस इज कॉल्ड थैलीमाइड। इसे क्या बोलते हैं, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ थैलीमाइड। यानी जो आपके सामने प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज द, ये नहीं बनता, ये क्या है, दिस इज द थैलामाइड। ये देखो बेटा, ये थैलामाइड, लेकिन उसने क्या ले रखा है आपके सामने, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग हीटिंग। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करी, तो बेटा क्या है, अमोनिया बाहर निकल गया, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज थैलीमाइड का फॉर्मेशन हो गया। एंड ये थैलीमाइड जो आपके सामने बना, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इस क्वेश्चन को जाके रिवाइज करना, जाके रिवाइज करना, कनेक्ट कर सकते हैं गैब्रियल, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। प्यारे बच्चों रिवाइज करना। और इससे क्या बनाते हैं, इससे बनाते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा था, इसको ऐड करके क्वेश्चंस को थोड़ा आगे बढ़ाया। इससे आगे भी क्वेश्चंस को आगे बढ़ा सकता है, कहां पे, दैट इज द गैब्रियल तक जा सकता है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। रिवीजन कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी को भी देखना सीखें। प्राइमरी अमाइन बना सकते हो, प्राइमरी अमाइन को फिर कार्बिल अमाइन रिएक्शन से जोड़ दो, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन एंड सो ऑन। आप चीजों को कनेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां का आंसर हो गया, दैट इज द आंसर इज द 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएजेंट व्हिच डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ। ऐसा रिएजेंट बताओ जो बोथ, कैसा है, एसीटोन,
आपके सामने CH3 COCH3 जो कि एक कीटोन है, इसके साथ रिएक्शन ना दे, एंड बेंजल्डिहाइड, बहुत ध्यान समझना, दिस इज द CH डबल बॉन्ड O, दिस इज द बेंजल्डिहाइड, इन दोनों के साथ रिएक्शन ना करे। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NHSO3 वो एल्डिहाइड, जनरली एल्डिहाइड एंड सम कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, और एसीटोन के साथ तो वो रिएक्शन करता है, मिथाइल कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा एकदम बेहतरीन से करेगा। लेकिन NHSO3 याद रखना, यहीं पे चीजें, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, ग्लूकोज NaHSO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता, ग्लूकोज 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं देता, ग्लूकोज सिप्स टेस्ट नहीं देता। बेटा याद रखना, मैं अपने को रोक नहीं पाया, एक चीज आता है मैं बोल जाता हूं बहुत सारी चीजें, ठीक है। फिनाइल हाइड्रोजीन से बनता है हाइड्रोजोन, यस, ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन देते हैं, ये आपके सामने कीटोन है, ये आपके सामने एल्डिहाइड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलो साहब, फेलिंग सोल्यूशन की बात करें तो बेटा फेलिंग जो सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन है, या जो आपके सामने बोल सकते हैं फेलिंग टेस्ट है, तो बेटा डज नॉट गिव विथ दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल के साथ ये टेस्ट नहीं देता। क्यों रे? टॉलेंस जो होता है, टॉलेंस याद रखना बेटा, अगर हम बात करते हैं टॉलेंस की बात करते हैं तो आपके सामने ऑल एल्डिहाइड चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो, टेस्ट देते हैं, सिल्वर मिलर टेस्ट देते हैं। लेकिन अगर हम आपके सामने फेलिंग सोल्यूशन या बेनेडिक्ट सोल्यूशन की बात करें तो बेटा ये केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड के साथ ये टेस्ट नहीं देते। ठीक है ना? जो रिस्पॉन्सिबल कंसेप्ट है वो कॉपर है, उस टॉलेंस में सिल्वर है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर है, एंड सिल्वर इज मोर ऑक्सीडाइजिंग, मोर पावरफुल, इसलिए वो एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों के साथ टेस्ट देता है। लेकिन फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं देते, और कीटोन के साथ नहीं देंगे। कीटोन अलग बात, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अलग बात, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ यस है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ यस है, कीटोन के साथ नो है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज द फेलिंग सोल्यूशन। एकदम आपको चीजें समझ में आ रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है, चीजें सीख रहे हो। नाउ द नेक्स्ट, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब अमोनिया एक्सेस मिले, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आपको इसको करके बड़ा अच्छा भी लगा होगा, और मुझे भी विश्वास है इस क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे रिवीजन भी करेंगे और चीजों को सीखेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे गलती करा सकता है, जल्दीबाजी में गलती करा सकता है। तो सुना, इसलिए मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को दिया ताकि आप एकदम फोकस्ड हो जाओ कि नहीं, अब ये गलती हमें नीट के एग्जाम में अगर आएगा तो हमें नहीं करना है, वहां गलती हम नहीं करेंगे, यहां गलती हो जाए उससे हम जरूर सीख लेंगे। तो आपके सामने पूछा है पी क्या होगा, तो इससे पहले आपके सामने ये कंसेप्ट है, एनसीईआरटी पेज नंबर गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं, एमाइन चैप्टर में अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो अमोनोलाइसिस हैज द डिसएडवांटेज, अमोनोलाइसिस क्या होता है, एल्काइल हैलाइड में आरएक्स बॉन्ड को तोड़ना है अमोनिया की मदद से। अमोनोलाइसिस हैज द डिसएडवांटेज ऑफ यील्डिंग ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन एंड आल्सो ए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यह एक इसका डिसएडवांटेज होता है कि हम बनाना चाहते हैं प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एंड आफ्टर दैट क्या है, फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बन जाता है। और इस प्रॉब्लम को हम दूर कर लेते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से, लेकिन वहां पे एक प्रॉब्लम क्या है, वहां से हम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब, However, primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia। अब ये चीजें कंफ्यूजन वाली हो गई, बच्चा ध्यान ही नहीं देता है एक्सेस में क्या, वो तो एक्सेस में देखता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पर पहुंचता, देखा है एक्सेस,
दिमाग नहीं लगाया, सीधे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पे पहुंचा। बेटा नहीं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चंस को दिया है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस में यह ध्यान देकर दे रहा हूं, मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, बच्चों के फीडबैक्स हैं, डाउट काउंटर के फीडबैक्स हैं, उस पर आधारित क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अगर हमने RX एक्सेस में ले लिया, देखो एक्सेस में है, ये देखो यहां पे है, यहां पर है, यहां पे है, अगर हमने एक्सेस में ले लिया तो जो हमारे सामने फाइनली बन के आएगा R4N प्लस एक्स माइनस, दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। लेकिन हम प्राइमरी अमाइन को एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया को एक्सेस में ले सकते हो तो क्या बन गया आपके सामने RNH2, दिस इज द प्राइमरी एमाइन, और यहीं पर आपका क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि RX तो अब कंज्यूम हो गया, अमोनिया जो भी था उसने RX के साथ रिएक्शन प्राइमरी एमाइन बना दिया। यहां पर क्या होता है, पहले RNH2 से क्या बन गया फिर RX इस पर रिएक्शन कर जाएगा, बनाएगा R2NH, फिर RX रिएक्शन करके R3N, फिर RX रिएक्शन करके R4N प्लस एक्स माइनस। यानी जब तक ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर रहेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तब तक वो RX दैट इज एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता रहेगा। तो याद रखना कि अगर अमोनिया एक्सेस में लिया तो प्राइमरी अमाइन इज ए मेजर, लेकिन अगर RX एक्सेस में लिया देन दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। और ये जो मैकेनिज्म आपके साथ चलती है, ये मैकेनिज्म यहां पर चलती है, दैट इज द SN2 मैकेनिज्म। तो अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपको अच्छा लगा हुआ इस क्वेश्चन का सिलेक्शन, मुझे पूरा विश्वास है, ईमानदार हैं, आपको जरूर जवाब देना होगा। इसमें प्राइमरी भी दे रखा है, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी एंड क्वाटरनरी भी। कई बच्चे सीधे क्वाटरनरी पे टिक करके आते हैं। प्यारे बच्चों, आंसर इज द प्राइमरी एमाइन। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो गई है? जवाब दीजिए। चलिए साहब, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन ट्रीटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, on treating sodium fusion extract with a sodium nitroprusside, appearance of a violet color, appearance of a violet color, बहुत ध्यान सुना, appearance of a violet color indicates the presence of sulfur, indicates the presence of sulfur। appearance of violet color is due to, किस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण ये वायलेट कलर आ रहा है? आपके सामने एनसीईआरटी की लाइन है, उसने दो टेस्ट लिखा है, एक लेड एसीटेट के थ्रू, एक सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड। लेड एसीटेट के थ्रू रिएक्शन कराएंगे तो पीबीएस का ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन अगर सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड लेते हैं तो वायलेट कलर का फॉर्मेशन होता है, और ये कॉम्प्लेक्स बनने के कारण होता है। ये आपको याद भी होना चाहिए। आप इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा। हमने आपके लिए भले ये एक क्वेश्चन का डिस्कशन है, लेकिन मैं इसको एज ए वन शॉट देख रहा हूं। आपके लिए मैंने समरी लेके आया हूं ताकि आप इसको वापस से रिवाइज कर लें। आप इसको पूरा पढ़ना, मैं भी पूरा नहीं पढ़ूंगा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। क्लास में पूरा चीजें बताई गई हैं। हम कल सल्फर पे बात कर रहे हैं। सल्फर जो लेसाइन टेस्ट बनाते हैं उसमें जो आपके सामने सल्फर है वो NO2S के रूप में बनता है। तो अगर हमने यहां सल्फर है दैट इज -2 और हमने इसकी रिएक्शन लेड एसीटेट के साथ कराई तो बना पीबीएस का ब्लैक प्रेसिपिटेट। और अगर सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड दैट इज Na2FeCN का होल 5NO, यहां पर होता क्या है, यहां पर ऐसे याद रखना है Na2 Na4 में चेंज हो जाएगा और आपके सामने जो NO है वो NOS में चेंज हो जाएगा, बनेगा Na4FeCN का होल 5NOS और ये वायलेट कलर का फॉर्मेशन होता है। तो आप आंसर देख सकते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा है द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड and lead acetate is added to it. A black precipitate of lead sulfide indicates the presence of sulfur। एक ये हो गया आपके सामने। दूसरा जो क्वेश्चन की डिमांड है, on treating sodium fusion extract with sodium nitroprusside, appearance of a violet color further indicate the presence of sulfur। and इसके फॉर्मेशन के कारण अब आप अपने आंसर को टिक कर सकते हो। आपका आंसर क्या हो गया? एक ये यहाँ -4 है, यानी यहाँ पे Na4FeCN का होल 5NOS is the answer is the second, answer is the second। तो आपके सामने जो मैंने बना के लाया हूं इसको प्लीज पूरा पढ़ना। ये एक समरी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समरी सबके टेस्ट को एक साथ हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो सबके कर दी, चाहे वो आपके सामने नाइट्रोजन का इन द फॉर्म ऑफ NaCN हो, चाहे वो आपका सल्फर का इन द फॉर्म ऑफ Na2S हो, अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो इन द फॉर्म ऑफ NaHCN हो। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, नीट में रिसेंटली पूछा हुआ है। एंड अगर आपके सामने हेलोजन है
तो इन द फॉर्म ऑफ NaX है। पढ़ना है हेलोजन के टेस्ट में पहले हम HNO3 के साथ क्यों बॉयल करते हैं, ताकि अगर सल्फर हो या नाइट्रोजन हो तो वो इस फॉर्म में निकल जाए, क्योंकि सल्फर होगा तो Na2S और नाइट्रोजन होगा तो NaCN बना होगा, वो गैसेस के फॉर्म में निकल जाए जो कि हमारे टेस्ट को इंटरफेयर ना करे। पढ़ना इसको। और अगर फास्फोरस है तो उसको कैसे हम ट्रीट करते हैं, कैसे फॉर्मूला अमोनियम फास्फोमोलिब्डेनम का येलो कलर या कैनरी येलो प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, पूरा का पूरा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं इसका आपके सामने लेके आया हूं ताकि आप इसको आसानी से रिवाइज कर सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इन कॉलम 1 विद द टेक्निक ऑफ सेपरेशन प्यूरिफिकेशन गिवन इन कॉलम 2। एनसीईआरटी में भी दे रखा है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है जो डायरेक्ट मैंने उठाया है ताकि आपके बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ यहां पर रिवाइज हो जाए। प्यारे बच्चों ध्यान समझना, कॉलम 1 में लिखा है टू सॉलिड व्हिच हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, टू सॉलिड व्हिच हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। इतना बोलते ही अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है, पढ़ा है, आंसर तुरंत पता चल जाएगा कि हम वहां पे यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कि दो सॉलिड के लिए होता है, दो डिफरेंट सॉलिड है। सॉल्युबिलिटी ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसमें उनमें से एक सॉलिड एप्रिसिएबल मतलब आसानी से, चाहे लो टेम्परेचर हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, एप्रिसिएबल सॉल्युबल हो जाए, एंड दूसरा सॉलिड जो उसमें है वो लो टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल हो, हाई लो टेम्परेचर पर स्पेरिंगली सॉल्युबल हो, हाई टेम्परेचर पर एप्रिसिएबल सॉल्युबल हो, और दूसरा वाला जो पार्ट बचा है वो किसी भी टेम्परेचर पे पूरी तरह सॉल्युबल हो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी में। तो 1 का आंसर हो जाएगा E, 1 का आंसर हो जाएगा E इन ए सॉल्वेंट एंड व्हिच डू नॉट अंडरगो रिएक्शन व्हेन डिसॉल्व इन इट। चलो साहब, लिक्विड दैट डिकम्पोज्ड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे लिक्विड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल को स्पेंटिलेई से सेपरेट करना, शुगर केन जूस को कंसंट्रेट करना, दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, या इसी का दूसरा नाम है दिस इज कॉल्ड वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन। एंड आंसर आपके सामने हो जाएगा 2 का आंसर हो गया आपके सामने D। तो 1 का E एंड 2 का D 1 का E एंड 2 का D, इससे पता चल गया पहला ऑप्शन नहीं होगा एंड फोर्थ वाला नहीं होगा। अभी टाई चल रहा है 2 एंड 3 में। स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल यानी स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए, तो ध्यान से स्टीम वोलेटाइल है अगर इसमें से एक कंपाउंड, देयर इज स्टीम डिस्टिलेशन, बहुत आसानी है। 3 का A और 3 का A भी EDA, अच्छा कंपटीशन चल रहा है। टू लिक्विड व्हिच हैव बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर, अगर बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर है, यस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देन 4 का आंसर आपका हो जाएगा B। देन बच गया आपके सामने टू लिक्विड्स हैव लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, लार्ज डिफरेंस का आंसर हो जाएगा दैट इज अ सिंपल डिस्टिलेशन, आंसर C। तो हो गया EDABC आंसर इज द थर्ड। इसके कारण ये आंसर गलत हो गया। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? प्लीज आप इस चीज को जरूर रिवाइज करें, और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप इनके एग्जाम्पल्स को भी जाकर जरूर देखें। जैसे स्टीम डिस्टिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे एनिलीन वाटर बात करें, एनिलीन इज सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक। एनिलीन, इसका एग्जांपल क्या है? अगर हमने एनिलीन प्लस वाटर है, एनिलीन इज सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन और इमिसिबल विथ वाटर होना चाहिए, इमिसिबल विथ वाटर होना चाहिए। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? और क्या हो सकते हैं? आर्थोनाइट्रोफिनॉल, आर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। प्यारे बच्चों, आर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसा होता है? दिस इज द स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विथ वाटर। मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को, ध्यान सुना, इमिसिबल, इमिसिबल विथ वाटर, इमिसिबल विथ वाटर, ठीक है ना। उसी तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, सेपरेट क्या है? क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पढ़ो बेटा, हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए। इसके सेपरेशन में, सेपरेशन में यूज होता है। सिंपल डिस्टिलेशन की बात करें तो यहां पे सीधे बोला गया है कि जिनमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैं बात करूं तो आप जाकर डेटा देखना, एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म, एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटलेई, एंड दूसरा एग्जांपल है सुगर केन। देखना बेटा कुछ भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्रिस्टलाइजेशन चीजें आपके सामने सॉलिड के लेके आता। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स ही मैंने लिख दिए हैं, आप एक बार जाकर एनसीईआरटी से जरूर मैच करना। मैं पूरी क्वेश्चन का मेरा केवल मोटो ये नहीं है कि मैं आपको आंसर टिक करूं, मैंने कहा ना कि आपको इसके बारे में भी चीजें पता होनी चाहिए। एक रिवीजन पैकेज अगर आप बैठे हैं तो आपको यहां से फायदा होना चाहिए। चलिए साहब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर इसका हो गया थर्ड, आंसर हो गया इसका थर्ड। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत है आजकल का डिमांड है, क्वेश्चन आने की संभावना भी है कि पेयर ऑफ कंपाउंड दिए हैं और आपसे बोला है कि इसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। ये आपके सामने 2 डिग्री अल्कोहल है, ये आपके सामने 3 डिग्री अल्कोहल है, एंड 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल डिस्टिंग्विश बाय ल्यूकास टेस्ट। 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स इमीडिएट टर्बिडिटी, 2 डिग्री अल्कोहल 1 to 5 minutes एंड 1 डिग्री अल्कोहल मोर देन 30 मिनट्स ऑन हीटिंग और सेवरल डेज भी लग सकता है। तो ए का आंसर तो हो गया क्यू, ए का आंसर हो गया क्यू, ए का हो गया क्यू ल्यूकास। फिनॉल एंड ईथर, दिस इज द एनिसॉल, दिस इज द फिनॉल, एंड फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ टेस्ट देते हैं, यानी आंसर हो गया इसका पी, आंसर हो गया पी। अभी मैं इस पे थोड़ी चर्चा और करूंगा। फिनॉल ये न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर देंगे, वायलेट कलर देंगे। ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन क्या है ये, दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट, AgNH3 का होल ट्वाइस OH, डाइअमीन सिल्वर फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, टॉलेंस रिएजेंट, जो कि इसके साथ टेस्ट देगा, एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देगा, कीटोन के साथ टेस्ट नहीं देगा, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो सी का आंसर हो गया एस। डी प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कार्बिल अमाइन टेस्ट, प्राइमरी अमाइन, तो ये प्राइमरी अमाइन के साथ टेस्ट देगा आइसोसाइनाइड, सेकेंडरी अमाइन के साथ नहीं देगा, इसका आंसर हो जाएगा आर। तो आपके सामने हो गया QPSR, QPSR, देखते ही आपने आंसर टिक कर दिया, दैट इज द आंसर इज द 1, आंसर इज द 1। प्यारे बच्चों इसको भी एक बार आप देखो, रिएक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3, फिनॉल न्यूट्रल FeCl3 के साथ वायलेट कलर देता है, और फिनॉल में क्या है, इनॉल, ये इनॉल का टेस्ट है बेटा, इनॉल का टेस्ट है। फिनॉल कहता है मैं ही इनॉल हूं, दुनिया मुझे कहती फिनॉल है, और ये वायलेट कलर देता है बेटा। फिक्र को पटको FeCrPtCO, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। और देखो आयरन है Fe, यहां देखो बहुत ध्यान से सुनना, Fe+3 फॉर्म में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, देखो होल 6। याद करने का तरीका बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है एग्जाम में, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठाया आपके एनसीईआरटी से। तो यहां पर इसके 6 मॉलिक्यूल PHO माइनस 6 मॉलिक्यूल Fe+3 के फॉर्म में है, ये आप टिक कर लेना। अगर कहीं कॉम्प्लेक्स पूछ लेना तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला टिक करके आ जाना। आयरन इसमें किस कोऑर्डिनेशन, क्या ऐसा क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द +3, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है 6। वायलेट कलर बेटा याद रखना, इसी के साथ मैं यहीं पर रिवीजन कराने जा रहा हूं आपके सामने कि अगर हमने एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल की रिएक्शन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, CAN, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ कराते हैं, तो बेटा आपके सामने रेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, रेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। कैन टेस्ट एल्कोहल का टेस्ट है, जे मेंस में तो कई बार आ चुका है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है, पूछा जा सकता है। तो ये चीजें, कार्बिल अमाइन रिएक्शन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिखा ना बेटा, दिस इज द CHCl3 इन KOH, किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन को, कार्बिल अमाइन रिएक्शन को। तो आपके सामने लिखा है क्लोरोफॉर्म
and ethanolic potassium hydroxide form isocyanide or carbyl amines which are foul smelling substance. Foul smell, unpleasant smell. Observation है secondary and tertiary amine do not show this reaction. This reaction is known as carbylamine reaction or isocyanide test and is used as a test of primary amine. Test of primary amine. ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, NH2 ग्रुप जो है आपका चेंज हो जाता है किसमें, NC ग्रुप। हमने पूरी कोशिश करी आपके सामने, बेटा इसका डिस्कशन बहुत जल्दी किया जा सकता था, मैंने थोड़ा समय लिया क्योंकि आप भी बैठे हैं, अगर आप इस डिस्कशन को देख रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने डिस्कशन में पूरा न्याय किया है, ईमानदारी के साथ आपके सामने डिस्कशन को लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, आप बताना आपको डिस्कशन कैसा लगा। आगे के भी पार्ट में जहां मैं डिस्कशन लेके आऊंगा इसी तरह से लेके आऊंगा। एंड प्यारे बच्चों, क्या आज पेपर देकर तो बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हुए होंगे, लेकिन ईमानदारी से बताना क्या डिस्कशन से भी कंसेप्ट आपका रिवाइज हुआ है कि नहीं रिवाइज हुआ है। अभी भी धैर्य रखना है, हिम्मत नहीं हारना है, धैर्य रखना है, हिम्मत नहीं हारना है, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव विचारधारा को दिमाग में नहीं लाना है। जो समय है रिवीजन के लिए है, जो समय है पॉजिटिव सोच के लिए है, जो समय है धैर्य के लिए है। अगर कोई भी ऐसी भावना मन में आए, आप अपने टीचर से बात करो। कोई भी गलत भावना को दिमाग में लेकर नहीं आना है। गलत भावना का मतलब सर अब तो बहुत कम समय बचा है, हम रिवीजन कैसे करें, या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अपने कर्म को करते रहिए, जो समय बचा है वो सबके लिए बचा है। हम कुछ और सोच के बचे हुए टाइम को व्यर्थ नहीं गंवा सकते, जो बचा है उसको हम अपना बना सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव, हार्ड वर्क करते रहिए, डिसिप्लिन, रिवीजन, रेगुलरिटी, D&R, डॉक्टर आप बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। ऑल द बेस्ट।